Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, today we start our next subtopic. Our subtopic is what did liberal nationalism stand for? मतलब हम लोग को जानना है कि जो लिबरल नेशनलिज्म है उसका अर्थ क्या है। तो लिबरल का मतलब सीधा सीधी होता है उदारवाद, ठीक है, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, जो उदार होता है। आप क्लास 9 में पढ़े हैं रेडिकल कंजर्वेटिव्स तो खैर इस आपको इसमें भी पढ़ना है। तो कंजर्वेटिव्स मतलब आपका जो पुराना सोच रखता है, रेडिकल मतलब जो बिल्कुल थोड़ा उग्र टाइप का सोच रखता है, और लिबरल जो है वो उसकी सोच जो है वो मीडियम रहती है, मतलब कि मगर वो चेंजेस चाहता है। तो हम लोग को जानना है इसमें कि आपका उसमें किस प्रकार का सिचुएशंस था। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी लिबरलिज्म वेयर क्लोजली एलाइड विथ नेशनल यूनिटी। अब आपका 19वीं शताब्दी के मतलब आपका स्टार्ट में, मतलब कि उस समय उसकी शुरुआत में ही आपका जो आपका नेशनल यूनिटी थी, मतलब किसी देश की एकता जो थी, हाँ, उसका संबंध जो आपका है लिबरलिज्म से था, ठीक है। लिबरलिज्म से राष्ट्रीय एकता का एक एलाइड, मतलब एक आपका एलाइड था, क्लोजली एलाइड था, जुड़ा हुआ था। हाँ, वो कैसे जुड़ा था हम लोग को देखना आगे। तो आप देखते हैं कि ये जो लिबरलिज्म वर्ड है वो आपका लैटिन रूट का है। हाँ, लैटिन रूट का वो एक वर्ड है लिबर, और जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब आजाद, फ्रीडम। अब देखिए इसकी जो आइडियोलॉजी क्या है, आपने पिछले क्लास में भी आइडियोलॉजी इसका पढ़ा होगा। तो इसका आइडियोलॉजी है आपका कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स। हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो चाहता है। लिबरलिज्म जो विचारधारा है, जो उदारवादी विचारधारा है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है, स्वाभाविक सी बात है कि वो इक्वेलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ भी चाहेगा। क्या वो चाहता था? हाँ, इक्वेलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सबकी समानता, मतलब व्यक्ति की आजादी और साथ ही साथ कानून के समक्ष उसको समानता का अधिकार, राइट्स मिलना चाहिए। ये लिबरलिज्म का आपका मतलब ये थॉट था, उसकी ये आइडियोलॉजी थी। और आगे हम लोग को देखना है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो राजनीतिक तौर था, उस पर वो क्या सोचता था। पॉलिटिकली ये सोचता था इट इम्फेसिस्ड कॉन्सेंट गवर्नमेंट, ठीक है। वो अगर पॉलिटिकली देखा जाए राजनीतिक रूप से, तो जो लिबरलिज्म वाले लोग थे, उस विचारधारा को वाले जो लोग थे, वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, जो सरकार बने, वो कॉन्सेंट पे आधारित हो, मतलब सहमति पे आधारित हो, जोर जबरदस्ती की सरकार जो है वो नहीं हो। तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट की सरकार कौन सी बनेगी, गवर्नमेंट कौन सी बनेगी? वही गवर्नमेंट बनेगी जिसमें पब्लिक का ओपिनियन को भी वैल्यूएशन दिया जाएगा, माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। तो इनका आइडिया तो था ही भाई, हाँ, लोकतंत्र के समर्थक थे ये, ठीक है। इसमें स्पष्ट चीजें हैं। उसके बाद और ये क्या विचार रखते थे हम लोग को देखना है। देखिए, सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेज। हाँ, अब देखिए आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पश्चात, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात है कि आपका जो ये लिबरलिज्म जो था वो आपका ऑटोक्रेसी के विरुद्ध खड़ा था। ऑटोक्रेसी मतलब मैंने बताया था निरंकुश तंत्र, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया सकता है, ठीक है। जो मोनार्की में सिस्टम था तो वो मोनार्की के अगेंस्ट में थे। साथ ही साथ आपका वो क्लर्जिकल प्रिविलेज जो था, आप देख रहे हैं कि जो क्लर्जिकल थे और जो आपका नोबिलिटी क्लास थे फ्रेंच के अंदर में, ये तमाम लोग जो थे जिनको प्रिविलेज मिला हुआ था, या एरिस्टोक्रेसी क्लास समझ लीजिए, मतलब ये किसी भी व्यक्ति के प्रिविलेज के अगेंस्ट में थे। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब वो बात करेगा इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, तो जाहिर सी बात है कि सबको समान, कानून के समक्ष समान है। तो भाई किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, चाहे वो ऑटोक्रेसी क्लास का हो, या आपका क्लर्जिकल क्लास का हो, या नोबेलिटी हो, या एरिस्टोक्रेसी हो, ठीक है। तो इसके विरुद्ध भी वो लोग थे। साथ ही साथ वो क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक संविधान हो, और संविधान जो हो वह कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब प्रतिनिधि वाली सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, थ्रू पार्लियामेंट, मतलब संसदीय व्यवस्था के ये समर्थक थे। संसदीय व्यवस्था वो चाहने वाले थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के सपोर्टर्स थे। दे आर द सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम
हाँ, ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, प्रतिनिधि मंडल वाली सरकार हो, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो, इनका ये था। और देखिए, मगर ये तमाम चीजें थी इनके अंदर में। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ऑटोक्रेसी के विरुद्ध में है, हाँ, पब्लिक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मगर एक चीज जो था वो यह था कि ये सफरेज जो था, सफरेज मतलब आपका होता है मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार, मतलब वोट करने का अधिकार। सफरेज में वो आपका जितने भी समाज के अंदर क्लास थे सबको वो शामिल नहीं करना चाहते थे। बेसिकली उन लोगों को जिनके पास कोई अपना इट्स ऑन प्रॉपर्टी नहीं हो, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हो, दे नॉट वांट सफरेज राइट्स फॉर ऑल। उसके लिए प्रॉपर्टी कंपलसरी थी, जिसके पास संपत्ति होगा वही वोट देंगे, ऐसा लिबरलिज्म आइडियोलॉजी वालों का यह मानना था। ठीक है, तो आप समझ गए किस प्रकार का इनका आइडियोलॉजी चल रहा है। आगे आप देखिए, इन फ्रांस फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। आप देख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर में क्या था, कि जो वहां पे आपका वोट देने का राइट्स था, जो वोट देने का राइट था वो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही था। जो वोट करता है आपका उसी को था अधिकार वोट करने का, जिसके पास कुछ संपत्ति हो, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी हो। ओनली फॉर ब्रीफ टाइम, ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। मगर आपका ये जो मतलब जैकोबिन जो था, जैकोबिन का शासन जो आया था, रॉबेस्पियर है, उस टाइम पे आप देख रहे हो कि जो वोट करने का राइट जो मिला है वो उस टाइम पे ही एक छोटे से समय काल में, छोटे से ही पीरियड के अंदर में आपको मेल्स को मिला है। उसके लिए उस समय प्रॉपर्टी जो है वो कंपलसरी नहीं था कि जिसके पास इट्स प्रॉपर्टी उसकी हो वही वोट कर सकता है, ऐसा नहीं था। उस समय जैकोबिन के पीरियड में ऐसा मिला। मगर आप जान रहे हो कि जैकोबिन क्लब का जो रूल था, शासन था, उसके बाद आपका नेपोलियन का एंट्री होता है। ठीक है, नेपोलियन आता है। तो नेपोलियन जब आता है तो नेपोलियन कोड, आप जान रहे नेपोलियन कोड, मैंने बताया आपको 1804, नेपोलियन कोड लिमिटेड सफरेज। उसने क्या किया, आपका जो सफरेज था, जो वोट देने का अधिकार था, उसको उसने लिमिटेड कर दिया। उसको उसने रिड्यूस किया। ठीक है, रिड्यूस किया। ठीक है, जाहिर सी बात है जो प्रॉपर्टी वाले होंगे वही कर सकते होंगे। फिर वोमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, और जो महिलाओं का जो दर्जा था उसको उसने नीचे लाया और उसने उसको ऐसा सब्जेक्ट बना दिया, उसने फादर और आपका हस्बैंड के ऑथोरिटी का सब्जेक्ट जो है महिलाओं को बना दिया। बोला ये जो है इनकी रक्षा इनके हस्बैंड और आपके मतलब फादर करेंगे। ठीक है, तो मैंने औरतों का उस समय मान लीजिए डिक्रीज हुआ, उनका जो स्टेटस, जो उनका प्लेस था, स्थान जो था। ठीक है, और हम इसमें पाते हैं कि पूरे 19th सेंचुरी और शुरुआत के 20th सेंचुरी तक जो है आपका है, ठीक है, वुमेन हो, महिला हो या नॉन प्रॉपर्टीड मैन, ये दोनों लोग मिलकर के आपका जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। पूरे पूरे समय तक ये मूवमेंट करते रहे ताकि हम लोग को समान राजनीतिक अधिकार मिले, स्पेशली फॉर वोट। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी वालों और वुमेन्स को तो बहुत लास्ट तक मिला। ठीक है, देखिए, तो ये तो आपका एक हो गया पॉलिटिकली, आप देख लिए कि लिबरलिज्म जो है वो क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी सोच क्या है, पॉलिटिकल में वो क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। ठीक है, दूसरी चीजें आप है कि आप हम लोग इकोनॉमिक्स स्फीयर में इनकी बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में इनकी हम बात करते हैं कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। आखिर ये इकोनॉमी जो आप देख रहे हैं कि जो हमने कल पढ़ा कि जो आपका न्यू मिडिल क्लास का जो इमरजेंस हुआ वो उसी में से तो ये लोग थे, लिबरलिज्म वाले जो थे। इंडस्ट्रीज आते हैं, मार्केट्स आते हैं, टाउन इमर्ज होता है, तो आपका जाहिर सी बात है कि उस समय आपका जो है ये लिबरल क्लास भी आपका आता है प्रभाव में, तो वही क्लास है ये। ठीक है, तो वो क्या चाहता था इकोनॉमिक स्फीयर में, उसकी क्या सोच थी या किस प्रकार उसने किसी कंट्री के नेशनलिज्म को प्रभावित किया और किस प्रकार के चेंजेज उसके माध्यम से आए। तो हम लोग को यह देखना है कि इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम मार्केट। वो किस लिए खड़ा हुए कि मार्केट जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, क्योंकि आप उस समय बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्थाएं थी। आपका जो स्टेट्स के द्वारा, जो आपके राज्य थे उसके द्वारा बहुत से आपके जो है टैक्सेस थे, तमाम तरह के आपके टैक्सेस थे, तमाम तरह के बैरियर्स थे,
जिसका वो एबॉलिश करना चाहता था, चाहता था कि इसकी समाप्ति हो, क्योंकि आप जान रहे कि ये आपका कमर्शियल लाइन के लोग थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लाइन के लोग थे, ठीक है, ये प्रोफेशनल थे, ठीक है, तो इनको तो आगे बढ़ना था, मगर इस तरह की जो पुरातन सिस्टम थी वो आपका उस समय थी, तो ये लोग चाहते थे कि ये जो है इसको एबॉलिश किया जाए और मार्केट को फ्री किया जाए, मतलब व्यापार व्यवसाय जो है लोग आसानी से सुविधापूर्वक तरीके से कर पाए, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो उसने ऐसा कोशिश करने का चाहा, वो लोग प्रयास करते थे, और पूरे आपका ये एक डिमांड रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड इमर्जिंग मिडिल क्लास का, ये पूरा आपका जो मिडिल क्लास जो उभर करके आया, जो मध्यम वर्ग उभर के आया, इसका सबसे बड़ा डिमांड अगर कहा जाए तो आपका ये इकोनॉमिक सेक्टर में ही आपका जो है ट्रेमेंडस चेंजिंग का इनका एक डिमांड रहा है कि उस समय इसमें परिवर्तन आ पाए, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर ये पनपे हुए थे, तो जाहिर सी बात है ये वो डिमांड करेंगे। देखिए, तो इसके लिए कुछ प्रयास भी किए गए। किसके द्वारा प्रयास किया गया? तो नेपोलियन का नाम आता है, मैंने बताया था आपको। नेपोलियन मेजर क्रिएटेड काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेपोलियन ने एक प्रयास किया जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों को मिला करके उसने आपका 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनाया, एक महासंघ का उसने निर्माण किया, ठीक है, 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया, अनगिनत छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज को, छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला करके 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन उसने बनाया। तो नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया, तो उसने बनाया, तो उसका क्या किया उसने ऐसा किया कि ईच ऑफ देम पोजेस इट्स ऑन करेंसी। जो भी आपके 39 स्टेट्स बने उसमें सबका अपना अपना करेंसी हुआ, एंड वेट एंड मेजर्स, और सबका आपका वेट जो है, वेट वजन करने का जो उसका स्टैंडर्ड है वो, और मेजर करने का, मापने का जो स्टैंडर्ड है वो, सबका अपना अपना पर्सनल हुआ उसमें, ठीक है। ये नेपोलियन ने ये आपके मतलब ये किए उसने। तो आगे आप देखिए इसमें आपका उसमें कंडीशंस क्या थे कि मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स, 11 कस्टम बैरियर्स। अगर किसी भी आपका मर्चेंट्स को, किसी व्यापारी को अगर अपने वस्तु को, अपने गुड्स को, अपने सामान को बेचने के लिए अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाना होता था तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स से होकर गुजरना पड़ता था। कस्टम बैरियर्स मतलब जो आपका सीमा शुल्क होता है, जो किसी भी प्रदेश के बॉर्डर पे लगता है, किसी भी देश के बॉर्डर पे लगता है, तो कस्टम बैरियर्स मतलब 11 इतने जगह में जाने के अंदर में आपका, इस स्टेट्स के अंदर में जाने के अंदर में आपका हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग के अंदर जाने के बीच में ही आपका मतलब 11 तरह का आपका 11 कस्टम बैरियर्स बीच में पड़ते थे। और प्रत्येक कस्टम बैरियर्स के ऊपर में 5% जो है आपका, उनको 5% ऑफ ईच ऑफ देम उनको देना पड़ता था, ठीक है, 5% देना पड़ता था। जो उसका वैल्यूएशन होगा उस हिसाब से 5% जो टैक्सेस लगते होंगे। सोचिए अगर 11 आपका कस्टम बैरियर्स, कस्टम ड्यूटी अगर देना पड़ता होगा तो 11 5 55, 11 into 5 55%, तो 100 रुपए अगर कोई वस्तु है तो जाहिर सी बात है कि अगर हैम्बर्ग से जाके न्यूरेमबर्ग पहुंचेगी तो 100 रुपए का जो उसका कीमत है वो कस्टम ड्यूटी जोड़ करके 155 रुपए का हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉस्टली भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के समस्याएं उस समय थी, इस तरह के बैरियर्स आपके उस समय थे। और आपका जो ड्यूटी लगता था, जो उस पर शुल्क लगता था, वो वेट पे लगता था, वजन पे लगता था, साइज पे लगता था, ठीक है। तो इस तरह का आपका सिस्टम था। और उसमें एक चीज और दिखाया है कि जो आपका क्लॉथ है, कपड़ा जो को मापने का जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपका एले है। अब वहां पे आपका इस मेजरमेंट में भी डिफरेंसेस था, जाहिर सी बात है। अब देखिए कि फ्रैंकफर्ट जो था वहां पे मतलब दिया है कि 54.7 सेंटीमीटर, ठीक है, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो ये कपड़ा को मापने का भी जो आपका स्टैंडर्ड था उसमें भी डिफरेंसेस थे, ठीक है। इस तरह देखिए आप, ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इसमें डिफरेंसेस थे, माप में, तौल में, सब में
डिफरेंसेस थे, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं था, ठीक है, कि स्टैंडर्ड है जो सब जगह उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, सबको माना जा रहा है, उसमें डिफरेंसेज आपका था। साथ ही साथ देखिए आप, कमर्शियल क्लासेस आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी, नो बैरियर्स, गुड्स पीपल कैपिटल। तो कमर्शियल क्लास जो था, जो इमर्ज हुआ था, उसका सबसे बड़ा डिमांड उस दौर में यही था कि जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम हमारा है उसमें आपका ऐसा किया जाए ताकि आपका किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं हो, ना गुड्स पे लगे, ना पीपल पे लगे, और ना ही आपका कैपिटल लगाने पर लगे, किसी में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका कमर्शियल क्लास का उस समय आपका डिमांड था, या उसके लिए वो बहस कर रहे थे। इन 1834 एक उदाहरण पा रहे हैं, ये अ कस्टम यूनियन और जोल्वेराइन वाज फॉर्म्ड बाय इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। ये बहुत इंपोर्टेंट टर्म है, जोल्वेराइन जो है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप इंपोर्टेंट समझिएगा। जोल्वेराइन क्या बना? ये आपका कस्टम यूनियन एक बना, ठीक है, एक सीमा, मतलब आपका वो शुल्क बोल करके एक यूनियन बनाया गया, एक संघ बनाया गया, ठीक है, जोल्वेराइन। और ये प्रूसिया के पहल पर बना, प्रूसिया के स्टार्टअप करने पर बना, और आपका ये इसमें बहुत से जर्मन स्टेट्स जो थे उसमें शामिल थे। और इसका काम क्या था? यूनियन जो ये बना, ये यूनियन ने क्या किया? यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। इसने क्या किया कि जो आपका टैरिफ बैरियर्स थे, जो शुल्क अवरोध थे, ठीक है, उसको इसने आपका एबॉलिश किया, उसको समाप्त किया। एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी, और इसने जो ये नंबर ऑफ करेंसीज थे, बहुत सारे नंबर ऑफ करेंसीज थे, उसको रिड्यूस किया। हर प्रदेश का अपना करेंसी है, ऐसा होने से असुविधा होता है। ओवर 30 तरह के आपकी करेंसी अगर थे, तो उसको कम करके उसने 2 करेंसी के रूप में तब्दील कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे आपका जो मतलब स्टिमुलेटेड हो गया, मतलब गतिशीलता आ गई व्यापार में, कमर्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इतने कस्टम्स को हटाया गया, आपका मतलब करेंसी को ये किया गया, वेट एंड मेजर को स्टैंडर्ड किया गया, सब जगह माप तौल की व्यवस्थाएं सही की गई। तो ये तमाम सुधार का डिमांड था, और डिमांड जो है आपका चलता रहा। तो इसका लाभ क्या हुआ? देखिए, रेलवे नेटवर्क भी आपको इसको मतलब स्टिमुलेटेड किया गया। तो इससे आपका क्या होता है कि मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब ऐसा होता है कि आपका जो ये आर्थिक हित जो, या आर्थिक आपका जो मतलब क्रियाकलाप था, उसके माध्यम से आपका रेलवे मान लीजिए जुड़ गया तमाम जगह से, ठीक है। अब कोई प्रकार का कस्टम बैरियर्स नहीं रहा, मेजर वेट तमाम रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका है वो नेशनल के एकीकरण में, किसी भी नेशनल के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ नेशनल सेंटिमेंट्स। तो जो आपका आर्थिक मतलब जो राष्ट्रवाद था, आर्थिक राष्ट्रवाद था। अब एक कंट्री के अंदर रहने वाले तमाम लोग जो एक मतलब एक रेशनल सिस्टम चाहते हैं इकोनॉमिक को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें नेशनल सिस्टम रहेगा, अच्छा बेनिफिट्स होगा, अच्छा काम करेंगे, तो वो भी तो सपोर्ट करेंगे एक राष्ट्र को, एक नेशन को, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक जो नेशनलिज्म था, उसने कहीं ना कहीं आपका जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, जो राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं इसने उसको मदद पहुंचाई। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो फिनिश होता है।